हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आप लोगों के लिए आज क्लास 12 का जो राजनीतिक शास्त्र है यानी कि पॉलिटिकल साइंस, आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 यानी कि इंटर में पूछे गए 2023 के सेंटअप एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को आज बताने वाले हैं। तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बताएंगे, 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न बताएंगे और सारा का सारा सब आंसर करेक्ट बताएंगे, सही आंसर बताएंगे, एक भी आंसर गलत नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो आप बैनर देख सकते हैं जो कि इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2023 यानी कि इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा 2023 के एग्ज़ाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है। विषय कोड कितना है? 322 है। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका निर्देश लिखा हुआ है जो कि कैसे बनाइएगा एग्ज़ाम में, कितना क्वेश्चन और क्या रूल नियम है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है वो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि देखिए बच्चों पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ था। यानी ये तनाव शिथिल जो था ये दौर कब शुरू हुआ था। तो तनाव शिथिल का दौर 1960 ईस्वी के बाद स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1960 के बाद। याद रखिएगा बच्चों कि 1960 ईस्वी के बाद कौन सा दौर स्टार्ट हुआ था यानी शुरू हुआ था? तनाव शिथिल का दौर, यानी तनाव सिस्टम आ गया था दल में, यानी कि तनाव शिथिल जो दौर आ गया सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, दोनों के बीच हुआ था कब? 1960 के बाद से आया था, क्योंकि 1991 में तो सोवियत संघ फिर ख़त्म ही हो गया, भंग ही हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी है जिसको बीजेपी बोलते हैं, इसका गठन हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, आप लोगों को बताए थे। तो वही पार्टी है। कहता है कि इस भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है, यानी ये किस पार्टी का पुनर्जन्म है, यानी ये कैसे उत्पन्न हुआ भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी बताए थे आप लोग को भारतीय जनसंघ पार्टी का ये क्या है? पुनर्जन्म है। क्योंकि भारतीय जनसंघ पार्टी जो बनी थी ये बनी थी 1951 में। कब? 1951 में देश आज़ाद होने के बाद भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ था। किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ पार्टी का क्या किया था? गठन किया था। और यही पार्टी आगे चल करके जनता दल में बदला था 1977 में। कौन सी पार्टी में बदला? जनता दल में बदला, जो कि इसका अध्यक्ष था कौन? मोरारजी देसाई, जो कि कांग्रेस के खिलाफ थे, जिसे हम गैर कांग्रेसवाद भी कहते हैं। यानी गैर कांग्रेसवाद प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो यही पार्टी यानी कि भारतीय जनसंघ पार्टी पहले बदला किसमें? भारतीय जनता दल में यानी जनता पार्टी में। फिर आगे किसमें बदल गया? 1980 में बदल गया। ये भी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी में बदल गया, यानी कि बीजेपी में बदल गया। तो याद रखना बच्चों कि भारतीय जनसंघ पार्टी किस पार्टी का पुनर्जन्म है, यानी कहाँ से यह उत्पन्न हुआ। तो भारतीय जनसंघ पार्टी से यह उदय हुआ है। कहाँ से? भारतीय जनसंघ पार्टी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधार कब हुआ था, यानी कब शुरू हुआ भारत में आर्थिक सुधार। ये क्वेश्चन वही है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लाई थी, वही क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन खाली घुमा दिया है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 से लागू हुआ था। कब? 1991 में। ये लागू किया था किसने? वीवी गिरी। किसने किया था? वीवी गिरी ने किया था। याद रखना वीवी गिरी ये प्रधानमंत्री थे, उसके समय भारत में नई आर्थिक नीति की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है। तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए क्या कहता है। 4 कहता है तृणमूल कांग्रेस किस
प्रदेश की राजनीतिक दल है। जो तृणमूल कांग्रेस है ये एक पार्टी है, दल मतलब पार्टी होता है, किस मतलब किस क्षेत्र की पार्टी है, यानी किस प्रदेश यानी किस राज्य की है। तो ये तृणमूल कांग्रेस जो है यह कहाँ की पार्टी है, तो बताइए। ये पार्टी होगा पश्चिम बंगाल का। कहाँ की है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में पार्टी है, जिससे कि वर्तमान में इन्हीं पार्टी का वहाँ पे मुख्यमंत्री बना हुआ है पश्चिम बंगाल में, जो कि ममता बनर्जी है। कौन है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, जो किस पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो याद रखना क्वेश्चन। तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था, ये याद रख लेना बच्चों की 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तृणमूल कांग्रेस पार्टी किस राज्य में प्रचलित है अभी वर्तमान में, तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, बंगाल में है। इसके अंतर्गत यानी इस तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बने हैं, तो ममता बनर्जी। कौन बनी है, ममता बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, यानी भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किसने किया था। तो भारत का संविधान का निर्माण किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कब किया था निर्माण, तो संविधान बन करके तैयार जो हुआ था यानी अंगीकार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो बन करके तैयार हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। किसने बनाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो थे, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। और वो अस्थाई अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी नंबर देखिए लिखा हुआ है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो अस्थाई अध्यक्ष हैं। और अस्थाई अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा, जिसने कि संविधान को निर्माण किया था, बनाया था, वो था भीमराव अंबेडकर। कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकार हुआ था, तो हम अभी पीछे बताए थे कि भारत का संविधान बन करके तैयार जो हुआ था यानी अंगीकार हुआ था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी में देखिए लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को हुआ था। नहीं, ये 9 दिसंबर 1946 देखिए ऑप्शन डी में ऑप्शन दिया हुआ है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। कौन सा बैठक हुआ, पहली बैठक हुआ था, जो कि अस्थायी रूप से नहीं हुआ था, वो अस्थायी रूप से हुआ था। वो अस्थायी रूप से हुआ था जिसके अंतर्गत डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया था, इसीलिए वो अस्थायी अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का जो अस्थायी बैठक हुआ वो हुआ 11 दिसंबर को। कब हुआ, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से बैठक हुआ, मात्र 2 दिन बाद। तब अध्यक्ष बनाया था किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसीलिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे आंसर बी है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ है। क्या हुआ है, देश आज़ाद हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारत के संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितना, 11। पहले कितनी था, पहले 10 था। पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, अभी कितना है, 11 है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। और मूल अधिकार को भी इन्हीं संविधान के 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं 8 नंबर कि जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है। यानी कहता है कि जो जीवन का अधिकार है यानी मनुष्य को, लोगों को जीने का जो अधिकार दिया गया है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मतलब कहा दिया गया है कि लोगों को क्या है, जीने का अधिकार है। आप कहीं भी रह करके, कहीं भी किसी भी देश के कोने में रह करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 21 में ऐसा अधिकार दिया गया है, जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। क्या जीने का, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 21 में दिया गया है। याद रखना भारत के संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है, तो कुल मिलाकर के मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। कितना है, 395 अनुच्छेद। ऐसे वर्तमान में तो 468 से पार कर चुका है, इतना अनुच्छेद हो गया है। पर मूल पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना।
कितना अनुच्छेद है 395, और अनुसूची कितना है, अनुसूची है 12, कितना है 12, याद रखना। भाग कितना है, तो मूल रूप से 22 भाग हैं, वर्तमान में तो 25 भाग हैं पर 22 माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए क्या कहता है। भारतीय राजनीति व्यवस्था है, यानी भारतीय जो भारत में जो राजनीति है व्यवस्था जो है वो किस प्रकार का है ये बताना। संसदीय है कि अध्यक्षीय हैं, कि अध्यक्ष हैं, कि संसद हैं, कि बहुल कार्यपालिका है। तो भारत में बहुल कार्यपालिका है। क्या है बहुल कार्यपालिका, बहुल मतलब राजनीतिक दल जो यहाँ पे हैं वो एक नहीं है, अनेक प्रकार के यानी बहुत प्रकार की हैं, इसी प्रकार के बहुल कार्यपालिका माना जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है कैसी दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था यानी बहु कार्यपालिका है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो बताइए बच्चों, चुनाव आयोग जो है इस संविधान में लिखा गया है। अनुच्छेद 300, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में चुनाव आयोग का चर्चा है, 324 में चर्चा है। किसमें, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का चर्चा किया गया है। तो याद रखिएगा, जब 324 में चुनाव आयोग का चर्चा है, संविधान में है, इसका मतलब ये संवैधानिक निकाय हुआ। कैसा निकाय हुआ है, संवैधानिक, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ए करेक्ट है, संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है, संवैधानिक। जो भी जो संस्था है, जो संस्था संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ रहता है और फिर भी सरकार ने उसको चलाती है, तो वो जो होता है वो होता है गैर संवैधानिक निकाय। कैसा निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, याद रखना। जैसे कि उदाहरण में अगर जो मानेंगे तो योजना आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, नीति आयोग, ये सब सरकार ने चलाता है। पंचवर्षीय योजना, ये सब सरकार ने चलाता है ना। वर्तमान में नीति आयोग भी चल रहा है जिसका स्थापना 2015 में हुआ था। पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग नाम था, जो कि 15 मार्च 1950 को गठन हुआ था योजना आयोग का। और योजना आयोग का नाम, योजना आयोग को क्या कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भंग कर दिया, यानी बदल दिया, ख़त्म कर दिया। और वहाँ पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया था। तो नीति आयोग कैसा निकाय है, ये गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा। कैसा निकाय, गैर संवैधानिक, क्योंकि वो संविधान में कहीं नहीं है, कहीं उल्लेख उसका नहीं किया गया है। जो संविधान में रहता है तो वो संवैधानिक निकाय होता है। जैसे चुनाव आयोग संविधान में है तो संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है, भारत में कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो बताइए, भारत में कार्यपालिका प्रधान होता है, यानी कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो जो कार्यपालिका है भारत में जो कार्य करते हैं उसका प्रधान होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। पर भारत का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान पूछेगा तब हो जाएगा प्रधानमंत्री। वास्तविक रूप से डालेगा नहीं तब क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। पर वहाँ पे वास्तविक नहीं लिखा हुआ है, बस पूछा है कि भारत में कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है बताइए, भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा क्वेश्चन, मुर्मू, जो कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये तो वर्तमान में महिला राष्ट्रपति हैं, तो दूसरी हो गया। पहली कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी ये पहली महिला राष्ट्रपति थी, याद रखना। 12वां क्रम में, क्रम के हिसाब से कम था, 12वां था। चलिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल होता है, 5 वर्ष। कितना वर्ष, 5 वर्ष। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति ने अच्छा से ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, कोई गलत कार्य कर रहा है, तो उसके ऊपर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। यानी संसद का जितना भी सदस्य है उनमें 3/3 सदस्य के माध्यम से 3/3 सदस्य क्या हो सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है। ऐसा अनुच्छेद 61 में कहा गया है। किसमें, अनुच्छेद 61 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, बताइए। जो लोकसभा होता है इसका कार्यकाल 5 साल, कितना साल, 5 वर्ष होता है।
इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति चुनाव होता है, याद रखें, लोकसभा के अंतर्गत। इसीलिए वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो लोकसभा की सीट है वो है 543। कितनी है? 543। अधिकतम कितना है? 552। कितना है? 552, याद रखना दोनों। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो स्पीकर होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, अध्यक्ष। स्पीकर का मतलब अध्यक्ष होता है, यहाँ पे स्पीकर ही लिख दिया, इंग्लिश लैंग्वेज है वो, अध्यक्ष होगा हिंदी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है? तो भारत का कौन सा अनुच्छेद है? बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया? तो धन विधेयक के बारे में बताया अनुच्छेद 110 में। किसमें बताया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान दिया गया है। धन विधेयक कैसे पास होता है? सबसे पहले तो राज्यपाल यदि राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा से पास होगा तो कहाँ जाएगा? लोकसभा। लोकसभा से पास होगा तब राष्ट्रपति। तीनों ने जब साइन करेगा तब धन विधेयक क्या होगा? पास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? देखिए अभी हम पीछे बताए थे वही क्वेश्चन पूछा। तो लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है कितनी? 552। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? जो द्विसदनात्मक सिस्टम है यानी व्यवस्थापिका है, किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? यानी कौन सा प्रणाली सिस्टम होता है जिसमें कि द्विसदन व्यवस्थापिका होता है? तो भारत में द्विसदन व्यवस्थापिका का सिस्टम है यानी प्रणाली है, बिल्कुल है। द्विसदनात्मक सिस्टम भारत में है नहीं। क्यों है भारत में? क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली सिस्टम है, इसीलिए। देखिए जहाँ पे संसदीय प्रणाली सिस्टम होता है वहाँ पे द्विसदनात्मक सिस्टम प्रणाली भी होता है। काहे कि संसद एक होता है संसद जो कि केंद्र में कार्य करती है, और नीचे होता है क्या? राज्य। तो नीचे होता है क्या? लोकसभा। तो 2 सदन है, संसद और एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो द्विसदनात्मक यहाँ पे सिस्टम है। संसद और क्या बोलते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन है। 2 सदन संसद के अंतर्गत दोनों आता है, इसीलिए यहाँ पे 2 सदनात्मक सिस्टम है। और यहाँ पे राज्य में भी है, एक केंद्र में भी है, एक राज्य में भी है। तो 2 सदन है यहाँ पे, याद रखना। तो इसीलिए भारत में संसदीय प्रणाली है जहाँ पे द्विसदनात्मक सिस्टम है। तो याद रखिएगा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किस प्रणाली का आवश्यक तत्व है? तो संसदीय प्रणाली का है। किसका? संसदीय प्रणाली। जहाँ पे संसदीय व्यवस्था होगा जिस देश में, वहाँ पे 2 सदन सिस्टम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, जिसे आप जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, उसका जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है इस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त होता है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, दोनों को इंग्लिश में याद रखना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, दोनों को ये न्यायिक पुनर्विलोकन अधिकार होता है, याद रखना। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट सी हो जाएगा, दोनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 नंबर है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ये महान्यायवादी कौन होते हैं? अब ये बताओ। तो महान्यायवादी वो व्यक्ति होता है जो कि देश में सबसे बड़ा कानून मंत्री होता है। इन्होंने सरकार को मतलब किस प्रकार से सरकार ने देश को चलाएगा वो कानून इसमें बताया, इसने उसको क्या करता है? सरकार को सिखाता है। तो वही होता है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी एक देश में भी होता है यानी केंद्र में, और एक राज्य में होता है। जो राज्य में होता है वो होता है महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करेगा वो राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्योंकि ये केंद्र में है, केंद्र में तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राज्य में जो महाधिवक्ता होता है उसका नियुक्ति करेगा कौन? राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला है, भारत सरकार का प्रथम कानून मंत्री कौन था?
कौन है? तो भारत सरकार का पहला जो कानून मंत्री होता है, प्रथम, जो कि सरकार को खुद कानून सिखाता है, वो होता है महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। यही क्वेश्चन अभी पीछे था कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो महान्यायवादी देश की सरकार को क्या करता है? कानून सिखाता है। और राज्य में जो सरकार होता है वो कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ने करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यों में सबसे बड़ा कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? देश के राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है? यानी इसमें से कौन सा देश है जहाँ पे एकात्मक सरकार है, यानी एक ही सरकार पूरा देश को चला लेता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, भारत में तो अनेक सरकार हैं, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन एक एकात्मक राज्य है। कैसा राज्य है? एकात्मक। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखित संविधान भी नहीं है, अनलिखित संविधान है। याद रखना क्वेश्चन। भारत का लिखित संविधान है वो भी सबसे बड़ा है। यहाँ पे देखिए महाधिवक्ता लिखा हुआ है, जो कि राज्य का जो सबसे बड़ा कानून मंत्री होता है, कानून अधिकारी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कानून मंत्री नहीं बोलेंगे, कानून अधिकारी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था? यानी किसने भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था? तो भारत का संविधान को जो अर्ध संघात्मक कहा था, अर्ध संघात्मक का होता क्या है? संघीय ही भी है और एकात्मक भी है, दोनों हैं, तब उसको बोलेंगे अर्ध संघात्मक। यानी देखो भारत का संविधान जो है संघीय है, यानी संघ वाला सिस्टम है, संघीय भी है और एकात्मक भी है, दोनों हैं, इसीलिए अर्ध संघात्मक इसको कहा गया। तो किसने कहा था भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक? तो व्हीलर ने कहा था। पूरा नाम आता है केसी व्हीलर। किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। अर्ध संघात्मक भारतीय संविधान को किसने कहा? केसी व्हीलर ने कहा। किसने कहा? केसी व्हीलर ने। याद रखना, केसी व्हीलर ने संविधान को क्या कहा था? भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा। क्या कहा? अर्ध संघात्मक कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि जिला नियोजन समिति, जो जिला नियोजन समिति होता है, उसका प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया है? जो जिला नियोजन समिति है उसका प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो संविधान में कुल मिलाकर के 103 संशोधन हो चुका है। कितना? 103। तो कौन सा संशोधन में किया गया था? ये जिला नियोजन समिति का प्रावधान। तो जिला नियोजन समिति का प्रावधान नगर पालिका के तहत किया जाएगा। तो नगर पालिका को संविधान में कौन सा संशोधन के तहत जोड़ा गया? आप याद कर लीजिए। तो 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो जिला सब भी उसी में जुटेगा, क्योंकि 1992 में अनुच्छेद किस में जोड़ा गया था? ये 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था। कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया है जिला नियोजन समिति को? तो अनुच्छेद 243 से 226, 243 से 200 कहाँ तक है? 243 के 26 के 4 में है, इसमें लिखा हुआ है। तो 243 खाली याद रखना, किसमें? 243, उतना गहराई में नहीं जाना है। तो अनुच्छेद 243 के 26 के भाग 4 में, यानी भाग 4 में इसको क्या किया गया? जिला नियोजन समिति को जोड़ दिया गया है, क्योंकि 243 में क्या है? पंचायती राज सिस्टम है। तो याद रखिएगा। और 73वां संविधान संशोधन आप देख सकते हैं, ये 73वां जो पारित हुआ था ये भी 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 73वां कब हुआ था? 1992 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसके अनुसार क्या जोड़ा गया था? 73वें के अनुसार नगर पालिका को, किसको? नगर पालिका को ऐड किया गया था भारतीय संविधान में। बच्चों याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का आता है। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? यानी स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ये बताओ, ये किसे कहा जाता है या किसे कहा गया? तो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को। इन्होंने स्थानीय स्वशासन का जो गठन किया था 1882 में किया था। कब किया था?
1882 में स्थानीय स्वशासन का गठन किया किसने? लॉर्ड रिपन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है? अब ढूंढ करके बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में से पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है, यानी पंचायती राज से संबद्ध नहीं होगा, वो कौन सा समिति है? अशोक मेहता समिति तो ये पंचायती राज से संबंधित है, बिल्कुल है, जो कि एक स्तरीय बात करता है। उसके बाद क्या है? एल.एम. सिंघवी समिति, ये भी पंचायती राज का समिति है, सिंघवी समिति। उसके बाद है वीरप्पा मोइली कमेटी, ये वीरपप्पा मोइली कमेटी, यह पंचायती राज से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। जितना भी पंचायती राज से संबंधित कमेटी हैं वो यहाँ पे हम लिख चुके हैं। देखिए बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज का अति है, याद रखना बच्चों, ये पंचायती राज का हो गया बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद है एल.एम. सिंघवी समिति, ये भी पंचायती राज से हैं। जीवी के राव समिति, ये भी पंचायती राज से हैं। और गाडगिल समिति, ये भी पंचायती राज से हैं। अशोक मेहता समिति, ये भी पंचायती राज से हैं। और युगन समिति, ये भी नहीं, थुंगन है, ये क्या है? थुंगन समिति, ये भी पंचायती राज से है। हनुमंत राव समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज का कुल समितियाँ कितना है? कुल मिलाकर के 7 गो समिति है पंचायती राज से संबंधित। पर यहाँ पे देख सकते हैं आप वीरप्पा मोइली समिति किधरों नहीं है कहीं पे? कहीं नहीं है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? वीरप्पा मोइली समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, 24 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या है क्वेश्चन? कि भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, यानी भारत में आंतरिक गड़बड़ी, यानी भारत के अंदर गड़बड़ी के कारण, आंतरिक गड़बड़ी के कारण किस वर्ष आपातकाल लगा था? तो आंतरिक गड़बड़ी के कारण भारत में जो आपातकाल लगा था वो लगा था 1975 में, याद रखना। किसने लगाई थी? तो आपातकाल तो राष्ट्रपति लगाता है। तो राष्ट्रपति उस समय था फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे उस समय। तो इन्हीं ने आपातकाल लगाया देश में। पर लगवाई थी किसने? किसके चलती लगा? तो इंदिरा गांधी के समय, क्योंकि उस समय भारत में किसका सरकार था? तो इंदिरा गांधी का सरकार था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन, कुल मिलाकर के भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार भारत में कुल मिलाकर के आपातकाल लग चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया है? यानी संविधान की जो मूल संरचना है उसका सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी मूल संरचना का सिद्धांत किस मुकदमे में मतलब किया गया था? तो इसका जो कौन सा मुकदमे यानी केस में किया गया था? केशवानंद भारती मुकदमा, यानी केशवानंद भारती केस में इसका उल्लेख किया गया था। किसका? संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, यानी संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत को रखने का जो प्रावधान दिया गया था, कौन सा केस में? तो केशवानंद भारती केस में। कौन सी केस में? केशवानंद भारती केस में। गोलकनाथ मुकदमा केस जो है पंजाब से संबंधित है। कहाँ से? पंजाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है क्वेश्चन, संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो 42वां संविधान जो लागू हुआ था वो तो 42वां संविधान लागू हुआ 1976 को। किस वर्ष? 1976 को, याद रखना। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो 1976 में सरकार है इंदिरा गांधी का। किसका है? इंदिरा गांधी का, जिसके समय 1975 में आपातकाल लगा था। चलिए मोरारजी देसाई का सरकार था 1977 में। कब था? 1977 में राष्ट्रीय थी क्या था? जनता दल से। किससे? जनता दल से। राजीव गांधी का शासन है 1985। कब का है? 1985। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न कहता है कि विविध के शासन का प्रतिपादन किसने किया? विविध मतलब होता है कानून के शासन का प्रतिपादन किसने किया? तो बताइए क्या था? डाइसी ने। किसने किया था? डाइसी ने विविध के शासन यानी कानून के शासन का प्रतिपादन किया। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न कहता है किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953। कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। यही पुनर्गठन आयोग के अनुसार पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। बना था नहीं? आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश किस भाषा के आधार पर बना था? तो
तेलुगु भाषा के आधार पे। तेलुगु भाषा के आधार पे सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इसके देखा सुनी देख करके, यानी इसी का देख करके अन्य राज्य ने भी भाषा के आधार पर मांग करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद भी अन्य राज्य का गठन हुआ यदि भाषा के आधार पे। तो अलग अलग राज्य को बनाने के लिए सरकार ने एक समिति लाई जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन आयोग समिति। पारित हुआ था कब? 1956 में। कब पारित हुआ? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित किया गया, यानी कानून पारित किया गया, जिसके अनुसार अलग अलग राज्य को भाषा के आधार पर जो जो मांग कर रहा था सभी को बनाया गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत का जो प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री पूछेगा, यानी साम्यवादी मुख्यमंत्री पूछा है आपसे, तो ये था ES नमुंद्रीपाद। कौन था? EMS नमुंद्रीपाद जो था ये प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री थे। साम्यवादी का मुख्यमंत्री का मतलब हुआ ऑल, मतलब पूरा राज्य का मुख्यमंत्री, यानी कि हर जगह का मुख्यमंत्री था ये, पूरा स्टेट का। याद रखना, आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं, हु वाज द फर्स्ट कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब सभी का मिला जुला मुख्यमंत्री जो था वो था नमुंद्रीपाद। कौन था? नमुंद्रीपाद। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर देखिए क्या कहता है। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? तो योजना आयोग आप बता दीजिए, हम आगे पीछे बता दिए थे, ये क्वेश्चन पीछे बताए थे क्वेश्चन। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये गैर संवैधानिक संस्था होगा। क्यों नहीं होगा गैर संवैधानिक संस्था? बताइए। क्योंकि ये संविधान में कहीं पे चर्चा किया है? नहीं किया है, तो गैर संवैधानिक हो गया। इसका स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। बच्चों याद रखना, किसने किया था गठन? तो बता दीजिए, उस समय जो भी प्रधानमंत्री होगा उसने योजना आयोग का गठन किया होगा। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था भारत का? तो उस समय भारत का जो प्रधानमंत्री था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसने योजना आयोग का क्या किया था? गठन किया था। यही योजना आयोग वर्तमान में इसको क्या कर दिया, यानी कि 2014 में ख़त्म कर दिया, यानी भंग कर दिया, और नीति आयोग नरेंद्र मोदी ने लागू कर दिया 1 जनवरी 2015 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया? हम बताए थे अभी पीछे कि संविधान में कुल मिला करके 3 आपातकाल लगाया गया था। कितना आपातकाल? 3। तो अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। कौन सा आपातकाल लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल एगो आपातकाल हो गया। चलिए दूसरा आपातकाल देखिए, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में 356 ई लगेगा राजकीय आपातकाल। कौन सा? राजकीय आपातकाल, मतलब राज्य में लगेगा। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र में, पूरा देश में। राजकीय मतलब राज्य में लगेगा। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। 358 नहीं आपातकाल का। उसके बाद है 360, ये लगेगा वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपातकाल लगेगा, जो कि बहुत इमरजेंसी लग जाएगा पूरा देश में। तो संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान? अनुच्छेद 360 में। कुल मिलाकर के कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में? तो कुल मिलाकर के 3 आपातकाल। कौन सा? 3 आपातकाल। पहला जो आपातकाल लगता है 352 के तहत लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अनुसार लगेगा राजकीय आपातकाल, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो बच्चों याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा? बताओ, ये किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? ये सुझाव दिया था गांधी जी ने। याद रखिएगा, गांधी जी ने क्या सुझाव दिया कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री। सुभाष चंद्र बोस, इसने नारा दिया था दिल्ली चलो का। कौन सा? दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है कि भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो भारत में एकल नागरिकता, अब जौन सा देश में एकल नागरिकता होगा, यानी एक ही नागरिकता होगा, वही से ना भारत लेगा। तो भारत में जो एकल नागरिकता था वो लिया था कहाँ से? बताइए। तो ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका क्या है? डिसमिस हो गया है।
गलत हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से एकल नागरिकता नहीं लिया, जर्मनी से नहीं लिया, नाइजीरिया, कनाडा, तो यहाँ भी ब्रिटेन से लेगा। किससे लिया था? ब्रिटेन से। ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे। चलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कहता है। किस देश में अलिखित संविधान है? अभी बताए थे हम थोड़ा देर पहले, पीछे में क्वेश्चन बताए थे कि किस देश में लिखित संविधान है, तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन का है तो दूसरा नाम है इंग्लैंड, है कि नहीं? इंग्लैंड, लंदन, ब्रिटेन एक ही वन है। तो किस देश में अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित है पर छोटा है, भारत इतना बड़ा नहीं है। जर्मनी में भी लिखित है, स्विट्जरलैंड में भी लिखित है। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। बच्चों आप लोगों को 50 क्वेश्चन बताएंगे आज। चलिए 36 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, जो कि ये क्या थे? आईसीएस अधिकारी, आईसीएस अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम। किसके तरफ से? अंग्रेज, यानी अंग्रेज के, यानी ब्रिटिश सरकार के आईसीएस अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम। इन्होंने कांग्रेस का स्थापना किया था 1885 को। कब किया था? 1885। कितना तारीख को? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी की स्थापना की किसने? ए.ओ. ह्यूम। और कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष बना था वो बना था व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष था, याद रखना। और मुसलमान में पहला अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। और महिला में पहला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट, याद रखिएगा बच्चों। एनी बेसेंट कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। और सरोजिनी नायडू जो हैं ये दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। सरोजिनी नायडू महिला अध्यक्ष हैं, वो भी दूसरी महिला अध्यक्ष हैं, वो भी भारत की हैं। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। वैसे अगर जो पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन, भारतीय नहीं देगा तो कौन क्या आएगा? एनी बेसेंट। क्या आएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन सी समझौताओं में, मतलब कौन सा अधिवेशन में बना था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर प्रश्न कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था 1953 में बना था। इसका अध्यक्ष है न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। न्यायमूर्ति फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। किसको? हिंदी को। भारतीय संविधान में भाषा का उल्लेख कौन सा अनुसूची में किया गया बताइए? तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषा का। कुल मिलाकर के कितनी भाषा हैं? तो 22 भाषा। 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान ने किस भाषा को दर्जा दिया था? तो हिंदी को दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कहता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 को। कब? 15 मार्च। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश ने भारत पर आक्रमण करके पंचशील का उल्लंघन किया था? तो भारत पे किस देश ने आक्रमण करके पंचशील का उल्लंघन कर दिया? बताए थे भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। भारत और चीन के बीच में हुआ था कौन सा समझौता? पंचशील समझौता। याद रखना। भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? 1954 में। तो 1954 में हुआ था ये। कब हुआ था? 1954 में। 1954 में प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चीन के प्रधानमंत्री थे कौन थे बताइए? जो भी रहे, चीन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में 5 सूत्री को रखा गया था और कहा गया था कि कभी हम दोनों आपस में नहीं लगड़ेंगे झगड़ेंगे। तो लेकिन आपस में अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे वादा किया था कि नहीं लड़ेंगे। यही पंचशील का उल्लंघन कर दिया था। भारत पर आक्रमण करके किसने उल्लंघन कर दिया था? चीन ने। किसने कर दिया? चीन ने। चलिए चीन ने पहले क्या बोला कि नहीं कभी मार झगड़ा करेंगे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? मार कर रहे हैं। तो पंचशील का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। यानी कि भारत का प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री दोनों ने आपस में 5 सूत्री रखा था। कितना सूत्री? 5 सूत्री को रखा गया था, यानी 5 शपथ रखा गया था कि हम दोनों आपस में ये 5 शपथ को कभी नहीं तोड़ेंगे। पर चाइना ने क्या कर दिया? तोड़ दिया, यानी उल्लंघन कर दिया। क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी।
और सरोजिनी नायडू यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सरोजिनी नायडू दूसरी महिला अध्यक्ष हैं, वो भी भारत की हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। चलिए के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, किसके? कांग्रेस के। चलिए चंद्रशेखर आज़ाद कांग्रेस के युवा तुर्कों में जाना जाता है, किसमें? कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर आज़ाद को। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हो गया, यानी फेल हो गया? नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। कब? 1974 में। 1974 में नव निर्माण आंदोलन विफल हुआ था, किस राज्य में? गुजरात में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय हैं? जो राष्ट्रीय जनता दल है वर्तमान में भारत के किस राज्य में सक्रिय है, यानी किस राज्य में चल रही हैं? तो राष्ट्रीय जनता दल वही है आरजेडी। आप निकाल लीजिए, राष्ट्रीय जैसे जनता, डी से दल, राष्ट्रीय जनता दल हुआ, यानी कि लालू प्रसाद यादव का जो ये पार्टी है किस राज्य में प्रचलित है? बताइए। बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। अभी बिहार में चल रही है राजद का पार्टी, यानी राष्ट्रीय जनता दल। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न है कि बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में प्रचलित है? बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में प्रचलित है? तो ये बोडोलैंड जो है ये असम में प्रचलित है। कहाँ पे? असम में वर्तमान में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर प्रश्न देखिए कहता है 46 नंबर प्रश्न कहता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे? काका कालेश्वर थे। कौन थे? काका कालेकर। पिछड़ा वर्ग मतलब बीसी आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी प्रथम अध्यक्ष काका कालेकर। अच्छा ये बताइए इसका स्थापना कब हुआ था, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 29 जनवरी। कब हुआ था? 29 जनवरी 1953 ईस्वी को। 29 जनवरी 1953 ईस्वी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 में लागू हुआ था। कहाँ से? राजस्थान से लागू हुआ था, याद रखिएगा क्वेश्चन। राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। 48 नंबर है निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? तो नाटो में कुल मिलाकर के कितना सदस्य था? 28। कितना? नाटो में कुल मिलाकर के 28 देश था। 28 में से इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा 28 कौन कौन सदस्य हैं। तो देखिए भारत उसमें शामिल नहीं था नाटो में, यहाँ पे आंसर आ चुका है। ब्रिटेन शामिल था, जर्मनी था और फ्रांस भी था, पर भारत उसमें कहीं नहीं था। नाटो का स्थापना कब हुआ था ये बताओ तो? 1949 में नाटो का स्थापना हुआ था, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1949 को नाटो का क्या हुआ? गठन हुआ। चलिए इन नाटो का मुख्यालय कहाँ था? ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एशिया का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एशिया का कौन सा देश G8 का सदस्य है? तो एशिया में कुल मिलाकर के, एशिया का पूछा है कि कौन सा देश G8 का सदस्य है। तो G8 में कुल मिलाकर के 8 देश शामिल हैं। तो 8 देश यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला रूस है। कौन है? रूस है। उसके बाद जापान है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और अमेरिका और यूके का मतलब इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। तो रूस, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, यूके, ये सब देश इसमें क्या है? शामिल है। तो कौन सा देश शामिल है तो बताइए, लेकिन एशिया का बताना है। एशिया का इनमें से कौन सा है? तो आप बताइए एशिया का कौन सा देश इसमें शामिल है? तो चीन एशिया का देश इसमें शामिल नहीं है। नहीं है, नहीं चीन शामिल है, नहीं है, आंसर नहीं होगा। उसके बाद कौन सा देश शामिल है? एशिया का कौन सा देश G8 का सदस्य है? तो जापान इसमें है और इसमें भी है, तो जापान शामिल है। भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत है क्या? भारत शामिल नहीं है। पाकिस्तान भी शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? जापान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। दक्षेश में कुल कितने देश शामिल हैं? तो दक्षेश में कुल मिलाकर के कितना देश? 8 देश शामिल है। कितना? 8 देश शामिल है दक्षेश में बच्चों, याद रखिएगा। दक्षिण में कुल कितना देश शामिल है? 8 गो देश शामिल है। आप देख सकते हैं 8 को। भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। याद रखिएगा अफगानिस्तान जुटा था 2017 में। कब जुटा था? 2017 में अफगानिस्तान जुटा था।
किस में, दक्षेश में। दक्षेश का ही दूसरा नाम क्या है, सार्क है। क्या नाम है, सार्क। पूछेगा सार्क में कुल कितने देश हैं, तो यही होगा आंसर है, क्योंकि एक ही का नाम है। सार्क बोलो या दक्षेश बोलो। चलिए, इसका स्थापना कब हुआ था बता दीजिए। तो 8 देश शामिल हैं। उसके बाद इसका स्थापना कब हुआ था दक्षेश का, 7 या तो 8 दिसंबर, 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। भारत के प्रधानमंत्री उसमें कौन थे, राजीव गांधी। उसके समय यानी कि 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। कहाँ है, ढाका में दक्षेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ढाका में। तो याद रहेगा, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका में दक्षेश का क्या हुआ था, गठन हुआ था। यानी दक्षेश का पहला सम्मेलन हुआ। कुल मिलाकर के दक्षेश में कुल कितने देश हैं, 8 देश। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है, तो यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ देखिए नेपाल है, नेपाल का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल का थी राजधानी कहाँ है, काठमांडू में क्या है, दक्षेश का मुख्यालय है। तो याद रखना क्वेश्चन। तो आज आप लोगों को 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब अगले दिन 50 क्वेश्चन बताएंगे। आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।